बड़ी 3 बातें आपको क्या दिख रही हैं इस बजट में, और अगर आप आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहें यहाँ पर तो सब। अंजना, बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद पहली बार किसी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम घोषित किया है। आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, लिख रहे हैं सेल। वो प्राइवेटाइजेशन का सबसे सेल ही है। आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन से आदमी फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही आप दोनों चीजें सुना, मेरी बात तो सेल लगा दी, सब बेच रही है पूरी दोनों बातें सुनी। सेल भी है और प्राइवेटाइजेशन भी है। एसेट मॉनेटाइजेशन के नाम से पूरी पाइपलाइन बनाई गई है, जिसमें आउटराइटली सरकार बंदरगाह और ट्रांसमिशन लाइनें, रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से बेचेगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में जब आउटराइटली सरकार एसेट्स का मॉनेटाइजेशन करने जा रही है और जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाएगी। ये पहली बड़ी घोषणा है। और प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरी अलग सीरीज है, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें पोर्ट हैं, जिसमें 2 प्राइवेट बैंक है, पोर्ट है। मैंने दोनों चीजें कही आपसे, प्राइवेटाइजेशन भी और सेल भी है। क्योंकि सेल इसलिए जब मॉनेटाइजेशन करने जा रहे हैं तो आप एसेट सामने रख रहे हैं जो बेचेंगे। ये अच्छा किया, बुरा किया? ये इस बजट की सबसे बड़ी खासियत और सबसे अच्छी बात कह रहे हैं, सबसे बहादुरी भरा फैसला है। लेकिन इसमें एक सवाल बड़ा है कि इस माहौल में सरकार कितनी चीजें बेच पाएगी, क्योंकि पिछले साल जब सेंसेक्स 50,000 करोड़ पे था तब सरकार केवल 30,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर पाई, जबकि दुनिया भर के निवेशक पता नहीं कितना पैसा बटोर के बाजार से ले गए। सरकार अपना LIC जो उसका रत्न है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी, उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई। तो बड़ा सवाल है। दूसरी जो 3-4 बड़ी और घोषणाएं हैं, सरकार बैड बैंक की तरफ बढ़ रही है। सरकारी बैंकों के जो फंसे हुए कर्ज हैं उन्हें रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक नई कंपनी बनाई जा रही है। अभी तक भारत में सरकारों ने कभी, वो प्राइवेट होगा या वो सरकारी सरकार बना रही है। क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कल मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि वो प्राइवेट रहे तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो सरकारी रहे। प्राइवेट है अंजना जी, भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पहले से चल रही है प्राइवेट, और पिछले 10 साल से चल रही है। उनका परफॉर्मेंस मिक्स है, सरकार खुद बनाने जा रही है। ये बैड बैंक वाला कॉन्सेप्ट अगर 2 सरल लाइन में हमारे दर्शकों को समझा दे, क्योंकि सब ये समझना चाहिए बैंक सुधार की तरफ भी बढ़ते हुए। बैंक के पास करीब 9 से 15 लाख करोड़ रुपए के फंसे हुए कर्ज हैं, जो अगर उनकी बैलेंस शीट से नहीं हटे तो वो डूबने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी इस प्रस्ताव क्या होगा, वो कंपनी कैसे काम करेगी अलग बात है, लेकिन सरकार ने ये प्रस्ताव किया है कि एक कंपनी बनाई जाएगी जो एक तरीके का बैड बैंक होगा, जो इनके फंसे हुए कर्ज खरीदेगा और बाजार में उसे बेचेगा। बैंकों का बोझ हल्का होगा, उनका कीचड़ साफ होगा उनके एसेट्स में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट घोषणा मैं बता दूं, 2-3 और इंपॉर्टेंट घोषणा है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा है कि भारत में पहली बार गोल्ड एक्सचेंज बनने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है, क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू होना भारत में ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, और इसके लिए एक रेगुलेटर से भी रेगुलेशन बनाएगी। भारत में गोल्ड एक्सचेंज खोला जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म की घोषणा है। तीसरी जो बड़ी घोषणा, ये आम आदमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? सरकार के जो मुखर आलोचक हैं उन्होंने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि ये कॉर्पोरेट का बजट है, ये आम आदमी का बजट नहीं है। इसमें महंगाई के लिए कुछ नहीं है, इसमें आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ नहीं है। टैक्स तो भूल ही जाइए, उसमें तो सरकार बात ही नहीं करती कभी। क्या आपको लगता है गोल्ड एक्सचेंज समझा दीजिए, आम आदमी को कैसे गोल्ड एक्सचेंज? इसमें भी आते रहो। सरकार हमेशा बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक बजट का हिस्सा पॉलिसी रिफॉर्म होता है, दूसरा हिस्सा बजट की फ्रीबीज और पॉपुलिज्म होता है। हम दोनों में बात करते हैं। गोल्ड एक्सचेंज का मतलब है कि भारत में अगर गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू होगी तो निवेश के मौके खुलेंगे। आपको घर में सोना रखने की जरूरत नहीं होगी, नए प्रोडक्ट आएंगे, आप उनको सेल करेंगे। और भारत में गोल्ड की चूंकि सबसे बड़ी ट्रेडिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिटर कंट्री है, तो उस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। ये कब तक सामने आता है ये देखने की बात है। हर घर में लोग सोना रखते हैं, उसी में इन्वेस्ट करते हैं, ये हिंदुस्तानियों की मानसिकता है, उनके लिए बड़ी खबर है। ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। इसके अलावा जो बात रोहित ने कही, स्वाभाविक सी बात है, सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं किया बजट में, लेकिन उसकी सच्चाई आप बजट के बाकी आंकड़ों में देख सकते हैं। भारत का राजकोषीय घाटा इस साल 9.5% है। मतलब स्केरी है। 2021 में 9.5% वित्तीय घाटा, 9.5% इस साल, और अगले साल 7% है, जो कि पता नहीं कहां जाएगा, पता नहीं। स्केरी फिस्कल डेफिसिट है, और इसीलिए टारगेट करेंगे 6.8 करेंगे, लेकिन 6.8 अगले साल मिलेगा ये पता नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बजट के कई सारे रहस्य भी पर्दे में है। एक सेस पर्दे में है, सेस पर्दे में हमें पता नहीं, फाइनेंस बिल जब आएगा तब पता चलेगा। अगर ये सेस ओवरऑल सारे टैक्सेस पर लगा, कस्टम्स पर, GST पर, इनकम टैक्स पर, तो ये बहुत बड़ा सेस होगा। वो सेस क्या दर होगी हमें पता नहीं, फाइनेंस बिल का हम इंतजार कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटी में एक पूरी नई पॉलिसी आने वाली है, जिसका संकेतिक 1 अक्टूबर के बाद देश में कस्टम ड्यूटीज बड़े पैमाने पर बढ़ेंगी। यानी कि जो महंगाई आपको बजट के बाद नहीं दिखाई देगी, वो 1 अक्टूबर में जब इम्पोर्ट ड्यूटी, मोबाइल और चार्जर का जो ये ड्यूटी की बात आप करें, थोड़ा स्पेसिफिक 2-3 चीजों पर। सोना चांदी तो सस्ता होगा, वो हमें पता चल गया। ये मोबाइल और चार्जर का महंगा होना, ड्यूटी बढ़ाना, उसका क्या तात्पर्य? ऑटो पार्ट्स पे, सिलेक्टिव ऑटो पार्ट्स पे ड्यूटी बढ़ना, इससे कैसे अफेक्ट? सरकार ने उन चीजों को चुना है जिन चीजों की भारत में खपत भी ज्यादा है, और भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत। और इसलिए मोबाइल
पे ड्यूटी के आपके पार्ट्स पर और ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी है, जिसका असर हमें मोबाइल और ऑटो पार्ट्स की कीमतों पर दिखाई देगा। पर कस्टम ड्यूटी का ये आधा बजट है, ये कस्टम ड्यूटी का आधा बजट है जो उन्होंने पढ़ा है, आधा फिनांस बिल में है और आधा 1 अक्टूबर को आएगा जब हमारे पास कस्टम ड्यूटी की नई पॉलिसी आएगी। तो इसलिए ये बजट अभी डेवलपिंग बजट है। फिलहाल अभी जो इस बजट की सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर आप इसे टॉप लाइन देखें, सरकार अपने खजाने को लेकर बुरी तरह परेशान है। 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर इस साल एक्स्ट्रा हुआ है। 9.5% का फिस्कल डेफिसिट इंडिया ने अपने हाल फिलहाल के 25 सालों में कभी नहीं देखा। 9.5% बहुत होता है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये सर लॉकडाउन का भी दौर वक्त था, ये लॉकडाउन था, इसलिए अभूतपूर्व परिस्थितियां थी, महामारी का दौर। इसका मतलब हम ये समझें कि आप अगर देश की बेहतरी में अपना योगदान देना चाहते हैं तो 85 रुपए से 90 रुपए भी पेट्रोल हो जाए तो बुरा ना मानो। बिल्कुल बिल्कुल। गैस सिलेंडर आपका 700 रुपए से बढ़ के 750 या 800 रुपए भी हो जाए अगले 6 महीने में तो फिर आवाज ना निकाले। हाँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें महंगी हो जाए। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आपका मोबाइल महंगा हो जाए, आपके लिए ऑटोमोबाइल महंगे हो जाए, ये सारी चीजें भी महंगी हो जाए तो बुरा ना माने, क्योंकि ये जो इस साल की स्थिति है, बाकी आंकड़े तो बजट के डेटा देखकर आपको समझ में आ जाता है कि जब इतना घाटा है सरकार के पास तो कहां से पिछले साल के हिसाब से सरकार कितना खर्च बढ़ा पाई। 34 लाख करोड़ रुपए खर्च था, इस साल 35 लाख करोड़ रुपए हुआ, क्योंकि 30 से 34 पहले ही हो गया था। मैं आपको बेसिक मोटे नंबर बता रहा हूं, ये मोटे नंबर है बजट के जो सामने दिख रहे हैं। इसलिए इस साल निगाह इस पर होगी कि आपसे कितना लिया जाए, आपसे कितना लिया जाए, चाहे वो एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे टैक्सेशन के जरिए, चाहे कस्टम ड्यूटी के जरिए। सरकार के लिए भी राजनीतिक रूप से अगला बजट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।